दोस्तों, स्टडी विथ एस्पिरेंट में आपका स्वागत है। मैं राहुल कुमार, नेट क्वालिफाई स्टूडेंट या कह सकते हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर चुका हूं और आपके सामने ट्री 2 का पीवाई क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का डिस्कशन कर रहा हूं। इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखें कि पिछले मैंने 70 से लेके 71 से लेके 80 तक क्वेश्चन को डिस्कशन किया था पहला वीडियो में, और मेरा ये सेकेंड वीडियो है जिसमें 81 से लेके नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो समय ज़्यादा न जाया करते हुए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। से नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, गोदामों का किराया किस लागत का एक घटक है? तो ये जो सवाल है, रेंट फॉर वेयर हाउसेज इज कंपोनेंट ऑफ व्हाट कॉस्ट। तो आपको इसमें मालूम होना चाहिए कि कोई भी अगर बाजार में आप किराया का मकान लेते हैं तो उसमें कोई भी चीज़ उत्पादन करते हैं तो फिक्स कॉस्ट लगता है, उसको फिक्स कॉस्ट की संज्ञा देते हैं, तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट में आ जाता है रेंट। इसका आंसर जो हो जाएगा 81 का उत्पादन लागत। नेक्स्ट हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध या पूर्ण प्रतियोगी बाजार का उदाहरण है? तो आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन आपको बताया था कल भी मैंने कि परफेक्ट कंपटीशन में बायर और सेलर जो है कई होते हैं, उनको मार्केट में परिवहन कॉस्ट नहीं लगता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता है, और वो एंट्री एग्जिट पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है, और ना ही तो बायर और ना ही सेलर दोनों के द्वारा मूल्य पे कोई नियंत्रण नहीं होता है। मार्केट जो है मिनिमम कॉस्ट पे प्रचलित रहती है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा एक उदाहरण थे। तो रेलवे, स्टॉक बाजार, वीडियो गेमिंग, इसमें स्टॉक बाजार हो जाएगा क्योंकि स्टॉक बाजार में एक ही प्रकार के सामान वस्तुओं की खरीद बिक्री किया जाता है। और आपको नेक्स्ट सवाल में ये पूछ सकता है तो कृषि बाजार में जो है गेहूं का बाजार भी हो गया या चावल का बाजार हो गया, ये भी उदाहरण में प्योर कंपटीशन में आ जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 83, कौन सा एक बाजार संरचना का स्वरूप नहीं है? बाजार संरचना का स्वरूप में 4 प्रकार के बाजार आता है: पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकार। तो इसमें से देख लीजिएगा दोस्तों कि पूर्ण रोजगार है, अल्पाधिकार है, लेकिन प्रतिस्पर्धी एकाधिकार कोई एक मार्ग बाजार का संरचना को नहीं दर्शा रहा है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा एक कथन एकाधिकार के बारे में गलत है? तो एकाधिकार के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि इसमें एक विक्रेता होता है और कई क्रेता होते हैं। दूसरा, इसमें नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। तीसरा होता है कि निकट जो स्थानापन्न का सब्स्टिट्यूट गुड का जो है अभाव होता है। चौथा होता है कि जो मोनोपोली होती है, वो मोनोपोली मार्केट जो होता है वो प्राइस पे अपना पूर्ण जो है नियंत्रण रखता है। पांचवा हो गया कि कीमत जो है विभेद कर सकता है, यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेटरी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है मोनोपोली मार्केट में। तो इस प्रकार से इसमें गलत पूछ रहा है, तो एकाधिकार के प्रवेश में या निकास के लिए कोई बाधाएं नहीं है। नहीं, बाधाएं है। आप एक बार अगर मार्केट में एग्जिट हो गए तो हो गए, दूसरा बार आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो गलत हो गया 84। मूल्य विभेद से आप क्या समझते हैं? मूल्य विभेद क्या है? आपको ये सवाल पूछा जा रहा है। तो मूल्य विभेद में जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि मूल्य विभेद क्या है? एक ही वस्तु या सेवा का अलग अलग जो खरीदारों या बाजार जो है वो कीमत पर अलग अलग कीमत पर बेचता है। एक मान लिया जाए कि रेलवे में जो है अलग अलग स्लीपर हो गया, एसी हो गया, वो अलग अलग किराया लेता है, तो आपसे मूल्य विभेद भी कर रहा है, आपसे एवरेज औसत लागत के बराबर उस पर ले रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मेरे पॉकेट में एसी के स्लीपर के लिए खरीदने का पैसा है, स्लीपर का लेंगे, अगर एसी का खरीदने के लिए पैसा है तो एसी का लेंगे। तो क्या हो गया कि प्राइस डिस्क्रिमिनेटरी भी हो गया और एवरेज लागत भी हो गया, एवरेज कॉस्ट लागत के बराबर हो गया, इसलिए ये दो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 86, एकाधिकार क्या है? तो एकाधिकार एक क्या है? प्रतिस्पर्धी फर्मों की तुलना में अधिक मूल्य लेता है। दूसरा है प्रतिस्पर्धी बाजार की तुलना में अधिक उत्पादन करता है। तीसरा है बाजार के अनेक फर्मों में से एक है। नहीं, प्रतिस्पर्धी फर्मों की तुलना में अधिक मूल्य लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि मोनोपोली है, मोनोपोली में एक ही व्यक्ति है जो वो चाहे तो आपको गुड्स या सर्विस को बेच सकता है या चाहे तो नहीं दे सकता है। तो इसलिए ये प्रतिस्पर्धा जो
जो तुलना में अधिक मूल्य लेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास ही इस मार्केट को खरीदने वाला है, कोई दूसरा अद्वितीय वस्तु को नहीं बेच सकता है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जैसे चाइना जो है कोरोना का वैक्सीन अगर मान लीजिए बनाया है, तो अमेरिका को वो $150 में दे सकता है, जबकि इंडिया को $100 में दे सकता है। तो तुलना में अधिक मूल्य लेता है, किसी से वो अधिक ले सकता है, किसी को वो कम ले सकता है। हो गया 87। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, अल्पाधिकार के विकिंचित मांग वक्र का किस विशेषता को विश्लेषित करता है। तो विकिंचित मांग जो है अल्पाधिकार में ये बताता है कि कोई मार्केट किस प्रकार से आपको एक ही वस्तु के लिए आप कीमत को घटा सकती है, बढ़ा सकती है। यदि कोई फर्म जो है कीमत को बढ़ाता है, तो दूसरा फर्म देख के कीमत को नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि उसकी बिक्री बहुत घट जाएगी। दूसरा केस ये हो सकता है कि यदि वो कीमत घटाती है, तो प्रतिद्वंदी कीमत भी घटा देंगे, क्योंकि कीमत में कम वृद्धि होती है। जैसे एयरटेल हो गया और जियो हो गया। जियो अगर अपने रिचार्ज, मोबाइल का रिचार्ज को बढ़ा देता है, तो उसको देखा देखी एयरटेल भी प्राइस को बढ़ा देता है। अगर नहीं बढ़ाएगा तो मार्केट से बाहर हो जाएगा। तो ये प्राइस रिजिडिटी को दिखाता है। तो मोनो ये आपको पता होना चाहिए कि ओलिगोपोली मार्केट में विकुंचित मांग इसलिए है कि ओलिगोपोली इन द फ्यू मार्केट में होता है, इसमें ज़्यादा फर्में नहीं होती है, इसलिए ये एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अभाव की स्थिति में विद्यमान होता है। स्कार्सिटी एग्जिस्ट इन, क्योंकि हर किसी की इच्छा को पूरी पूर्ति करने के लिए पर्याप्त संसाधन हमारे पास नहीं होता है, तो इसलिए 88 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत संबंधित है। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जो है वो हमें मूल्य निर्धारण से संबंधित को बताता है, संसाधनों की जो पारिश्रमिक दिया जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि किसी उत्पादन साधन जैसे श्रम और पूंजी या भूमि हो गया या इंटरप्रेन्योरशिप को मिलने वाले पारिश्रमिक उसकी सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है। जैसे कि हम लोग अगर लेबर से काम करा रहे हैं तो उसको मजदूरी देंगे, अगर कैपिटल लगाया हुआ है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर रेंट लगाया हुआ है, भूमि दिया हुआ है, लैंड दिया हुआ है तो उसको रेंट मिलेगा, अगर एंटरप्रेन्योरशिप है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो इस प्रकार जो है संसाधनों के पारिश्रमिक से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की थ्योरी निकलती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज द क्वासी रेंट इज फेनोमेना। क्वासी रेंट फेनोमेना इज ए टेम्पररी नेचर, इसलिए क्योंकि क्वासी रेंट जो होता है वो शॉर्ट रन में होता है और मानव निर्मित उत्पादन साधनों का आपूर्ति स्थिर होता है। शॉर्ट रन में आप जो है सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए जो उससे मिलती है आय उसको कहते हैं टेम्पररी नेचर। लेकिन यही अगर इकोनॉमिक रेंट रहेगा तो लॉन्ग रन इन नेचर होगा। तो नेक्स्ट आपसे सवाल ये भी 3-4 में या एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, इकोनॉमिक्स के एग्जाम में बैठिएगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक रेंट किस प्रकार की घटना है। तो ये एक दीर्घकालिक घटना है। नेक्स्ट हो गया 91, ब्याज दरों में परिवर्तन हेतु रखे गए धन की मात्रा को प्रभावित करता है। तो ब्याज दरों में अकॉर्डिंग टू केन्स सट्टा के लिए 3 प्रकार से मनी का डिमांड किया गया है, ट्रांजेक्शन में मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। तो ये स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए पूछा जा रहा है, क्योंकि धन की मात्रा अगर बढ़ता है, मनी डिमांड बढ़ता है, तो ब्याज दर को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। अगर धन की मात्रा घटेगी तो ब्याज दर बढ़ जाएगी, क्योंकि और मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के बीच जो है वो विपरीत संबंध होता है। ये आपको ध्यान रखने के लिए बता दिया, और तीनों सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है 92 सवाल है, व्यक्तिगत श्रम आपूर्ति वक्र क्या दर्शाता है। तो व्यक्तिगत श्रम आपूर्ति वक्र ये उत्पादन के जो है तकनीकी प्रगति से प्रभावित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उत्पादन अगर बढ़ेगा तो श्रम की आपूर्ति जो है अपने लेजर पीरियड की ओर बढ़ जाएगा, और उत्पादन घटेगा तो वो घटा सकता है। तो ये उत्पादन की तकनीकी प्रगति से प्रभावित नहीं होती है, बल्कि व्यक्तिगत जो है लेबर जो है अपने फिजिकली मूवमेंट से ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं, पीछे की ओर झुकने वाला आपूर्ति वक्र किस प्रकार का बाजार है। तो ये उसी से रिलेटेड सवाल आपसे पूछ दिया, क्योंकि श्रम बाजार के जो है ये दर्शाता है कि पीछे की ओर झुक जाता है। जब भी इसका मार्केट में फिगर बनेगा तो इस तरह से
देखिए दोस्तों, ये पीछे की ओर झुक जाता है, श्रम बाजार में से संबंधित है। नेक्स्ट, यदि वास्तविक पुरस्कार जोखिम मूल्य से अधिक हो तो कंपनी क्या सामना करेगी? अगर मान लीजिए कि उसको जो पुरस्कार जो मिल रहा है वो जोखिम मूल्य से अधिक है, तो कंपनी जो है हानि का प्राप्त कर रही है, लाभ का प्राप्त कर रही है, काम बंदी कर रही है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो लाभ मिल रहा है, क्योंकि उसको जो है रियल जो मार्जिनल कॉस्ट है वो लेस है मार्जिनल रेवेन्यू से, तो कंपनी को लाभ मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, आज हम लोग ने 81 से लेके 94 क्वेश्चन तक डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे की ओर बढ़ेंगे, और आपका सुझाव मुझे प्रेरित करती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और हम चैनल पे इसी तरह से वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू।